तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में आपका बहुत ही स्वागत है। और आज बहुत ही खुशी की भी बात है कि हम लोग हिंदी शिक्षण की 19वीं क्लास को ले रहे हैं। और आज हम लोग हिंदी गद्य का एक लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना देखने वाले हैं कि पाठ योजना गद्य का हम कैसे बनाएंगे। कोई कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, तो उसका हम लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मेट होगा, समझते जाइए। जहाँ पे समझ नहीं आएगा कमेंट करके लास्ट में आप पूछ लीजिएगा। ये जो लेसन प्लान है मैंने 4 अनुवृत्ति में बनाया है, क्योंकि पाठ ज़्यादा लंबा नहीं था। 2 पेज का पाठ है, क्लास 8 का है। तो मैंने एक ही दिन में इसको पढ़ा के समाप्त करने के हिसाब से लेसन प्लान बना दिया है। यदि आप सब इसको 2 दिन में पढ़ाना चाहते हैं तो आप 2-2 अनुवृत्ति करके 2 लेसन प्लान बना लेंगे। 2-2 अनुवृत्ति का डिवीज़न कर देंगे और 2 लेसन प्लान बना लेंगे। मैंने एक ही लेसन प्लान में चारों अनुवृत्ति करके पाठ को समाप्त कर दिया है, ताकि एक ही वीडियो में हम आपको टोटल मटेरियल दे दें कि कैसे-कैसे पढ़ाना है। बाकी आपको यदि एक दिन में 2 अनुवृत्ति पढ़ाना है तो 2 अनुवृत्ति आप एक लेसन प्लान में लिख लीजिएगा और फिर दूसरा लेसन प्लान बना के उसमें 2 अनुवृत्ति डाल लीजिएगा। सारा पढ़ाने का तरीका वही होगा, बस आपका दिनांक अलग होगा और दिनांक आपका अलग होगा, मूल्यांकन प्रश्न वगैरह थोड़ा-सा अलग होंगे। बाकी सारा चीज़ सेम होगा। प्रस्तावना भी पहले दिन वाला ही रहेगा और दूसरे दिन जब आप पढ़ाने जाएँगे तो प्रस्तावना नहीं पूछेंगे, क्योंकि प्रस्तावना आपने पहले दिन ही पूछ दिया है, लेकिन लेसन प्लान में आप उसको लिखे रहेंगे। तो इस प्रकार से आप अगर चाहते हैं तो 2 दिन में पढ़ा लीजिएगा, और अगर आपके अंदर क्षमता है, एबिलिटी है कि एक ही दिन में हम पढ़ा लेंगे 40 मिनट में, 35 मिनट में, जितने भी मिनट का पीरियड है, तो 4 अनुवृत्ति का एक लेसन प्लान बना के ले जाइएगा। तो देखिए, जो समझ नहीं आएगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम पाठ योजना संख्या डाले हैं, तो मैंने 1 डाल दिया है, क्योंकि जो है हिंदी 8वीं का गद्य है, ये दूसरे पाठ का है। तो विद्यालय का नाम यहाँ पे डाल लेना है। मैंने डाल दिया है राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी। अधिकतर लोगों को जीआईसी में ड्यूटी लगती है, इसलिए मैंने जीआईसी डाल दिया। दिनांक आप डाल लीजिएगा जिस दिन आप पढ़ाने वाले हैं, तो उस दिन का लेसन प्लान का दिनांक डाल लीजिएगा। कक्षा डाल लीजिएगा, किस कक्षा में पढ़ाने वाले हैं। विषय डाल लीजिएगा, हिंदी का गद्य पढ़ा रहे हैं कि पद्य पढ़ा रहे हैं कि व्याकरण पढ़ा रहे हैं, कोष्टक में लिख दीजिएगा। चक्र यानी कि पीरियड आप द्वितीय है तो द्वितीय लिखिएगा, सेकेंड मत लिख दीजिएगा, क्योंकि आप हिंदी शिक्षण की लेसन प्लान बना रहे हैं तो सारी चीज़ हिंदी में होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपका कितने मिनट पढ़ाने वाले हैं, तो 40 मिनट। अगर आप 35 मिनट 30 मिनट होता है तो आप पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ का कितने मिनट का पीरियड होता है, उसके हिसाब से डाल लीजिएगा। प्रकरण क्या है, हमारा काकी प्रकरण है। काकी पाठ हम पढ़ाने वाले हैं। हिंदी का एक कहानी का पाठ है काकी, तो काकी हम पढ़ाने वाले हैं, तो प्रकरण हमने काकी डाल लिया है। जब आप पढ़ाने लगिएगा तो वहाँ प्रकरण बच्चों से निकलवाने के बाद ही डालिएगा, लेकिन लेसन प्लान में आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में आप देख सकते हैं हमने 4 उद्देश्य लिखे हैं। छात्रों में वाचन कौशल का विकास करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर इसके बाद हमने विशिष्ट उद्देश्य डाल दिए हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। विद्यार्थी काकी नामक कहानी के विषय में जान सकेंगे। विद्यार्थी इस कहानी के माध्यम से एक छोटे बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम को समझ सकेंगे। विद्यार्थी में इस कहानी के माध्यम से अपने माता पिता के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो सकेगा। तो इस प्रकार आप विशिष्ट उद्देश्य डाल देंगे। शिक्षण सहायक सामग्री हम क्या उपयोग करने वाले हैं, तो चाक उपयोग करेंगे, डस्टर उपयोग करेंगे, रोलर बोर्ड या फिर श्यामपट्ट, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, तो हमने लिख दिया है। फिर पूर्व ज्ञान क्या है, विद्यार्थी अध्याय के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सिंपल सा ऐसा लिखिए, एकदम झंझट से आप दूर रहेंगे। फिर आपको प्रस्तावना का यहाँ पे हेडिंग डालना है और अपना प्रकरण निकलवाना है। प्रकरण निकलवाने के लिए मैंने पहला क्वेश्चन किया है, आप कहाँ रहते हैं। बच्चे बताएंगे घर में। आपके घर में कौन कौन रहता है, बच्चे बोलेंगे पापा मम्मी भाई बहन। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, मम्मी को आप लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। कोई बच्चा बताएगा माँ, कोई बोलेगा अम्मा, कोई बोलेगा काकी, कोई बोलेगा मॉम आदि। इस प्रकार से अगर कोई काकी नहीं भी बोल पाता है तो आप थोड़ा हिंट उसको दीजिएगा कि काका बोलते हो, काका के पत्नी जो उनको क्या बोलोगे, तो काकी। तो मतलब इस टाइप से आप कुछ हिंट आप दे सकते हैं वहाँ पे। बच्चा अगर आपका प्रकरण नहीं निकाल पा रहा है तो वो आपके ऊपर है, कैसे निकलवाते हैं आप।
फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन हम करेंगे काकी नामक कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे समस्या तक मौन हो जाएंगे क्योंकि उनको नहीं पता है इस कहानी के बारे में। फिर इसके बाद हम अनाउंसमेंट क्लास में कर देंगे, यानी कि हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। छात्रों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत काकी नामक कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चीज़ हम अनाउंसमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, यानी शिक्षण अधिगम व्यवस्था। इसमें हम एक कॉलम डाल लेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, और तीसरा विद्यार्थी अनुक्रिया, और चौथा जो रहेगा विधि प्रविधि ऑब्लिक श्यामपट्ट कार्य। ये लिखा है, मेरी आदत नहीं जाती है छोटा छोटा लिखने की, क्योंकि ये ब्लैंक पेज पे नहीं, मैंने कॉपी पे बनाया है, तो थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य लिखा है, ठीक ना। फिर इसके बाद जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले प्रथम अनुवृत्ति डालेंगे कि भाई गद्य को हम कई भाग में पढ़ा रहे हैं, तो हम 4 भाग में पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रथम अनुवृत्ति यानी प्रथम खंड में हम क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखेंगे। उस दिन यानी शुरू का 2 वर्ड ले लेंगे, और लास्ट जहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं प्रथम अनुवृत्ति वहाँ का 2-3 वर्ड ले लेंगे। तो उस दिन ... और तोर और ताका करता, ये हमने लिख लिया। फिर हम आदर्श वाचन का यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। आदर्श वाचन में आप लिखिएगा छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित आरोह अवरोह लय गति और भाव के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करेगा। विद्यार्थी अनुक्रिया में लिख दीजिएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में लिख दीजिएगा व्याख्यान विधि। फिर इसके बाद आप दूसरा हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिएगा अनुकरण वाचन। छात्राध्यापक कतिपय छात्रों द्वारा उचित लय गति आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर अनुकरण वाचन कराएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। फिर इसके बाद आपको उच्चारण अभ्यास का हेडिंग डालना है, और इसमें लिखना है छात्राध्यापक बच्चों को कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराएगा व काठिन्य निवारण कराएगा। जब आप उनसे अनुकरण वाचन कराएंगे तो बच्चे कुछ कुछ शब्द नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप उनको बताइएगा कि इसको ऐसे पढ़ते हैं, और फिर जिसका जो लगेगा कि जटिल शब्द है तो उसका श्यामपट्ट पे आप लिख के शब्दों के अर्थ भी बताएंगे उनको। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, काठिन्य निवारण। तो मतलब इसको कोई अलग से नहीं करते हैं, जब आप अनुकरण वाचन कराएंगे उसी के दौरान आप काठिन्य निवारण उच्चारण अभ्यास करवा लीजिएगा, ताकि आपकी समय की बचत हो जाए। काठिन्य निवारण का यहाँ एक हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में, और छात्राध्यापक अनुक्रिया में यहाँ शब्द अर्थ आपने इन शब्दों के अर्थ बताए हैं। कुहराम रोना पीटना, भूमि शयन जमीन पर सोना, करुण दीन, उपद्रव उत्पाद, अग्नि संस्कार, मृत्यु के बाद सबको अग्नि में जलाना। और देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में भी ये सारा शब्द अर्थ आप लिख दीजिएगा, कि आप अपने मुंह से एक्सप्लेन भी यहाँ पे किए हैं और श्यामपट्ट पे लिख भी दिए हैं, ताकि जो कठिन बच्चों के अर्थ हैं बच्चे अपने कॉपी में उतारेंगे। तो आपको अनुकरण वाचन के दौरान ये चीज़ें करना है, क्योंकि उच्चारण अभ्यास भी कराना है और शब्द अर्थ लिखवाना भी है और बताना भी है। यहाँ पे देख लीजिए मेरी आदत नहीं जाती है छोटी छोटी यानी जगह बचा के लिखने की, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अच्छे से लिखा है, आप श्यामपट्ट वाले कॉलम में अच्छे से लिखिएगा फाइल में। फिर इसके बाद आपको काठिन्य निवारण कराने के बाद बोध प्रश्न पूछने हैं। जो आपने पढ़वाया, आपने कहीं कहीं शब्दों के अर्थ भी समझाए, उच्चारण अभ्यास भी कराया, तो बच्चों को कुछ ना कुछ कहानी समझ में आ जाता है। तो आप बोध प्रश्न कराइएगा। पहला बोध प्रश्न हम यहाँ करेंगे श्यामू की नींद खुली तो उसने क्या देखा। बच्चा बोलेगा उसने घर में कोहराम देखा। प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो आप विधि वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिएगा। श्यामू की माँ कहाँ थी। उत्तर देंगे बच्चों श्यामू की माँ जमीन पर लेटी थी। तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे श्यामू ने लोगों से क्या कहा। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे। तो जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा फिर टीचर उसकी व्याख्या करके डिटेल में बताएगा कि बच्चे समझ जाएं। तो व्याख्या करना टीचर शुरू करेगा, और इधर आप विधि वाले में व्याख्यान विधि यहाँ पे लिख दीजिएगा। जब व्याख्या टीचर करेगा तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो टीचर व्याख्या क्या करता है, एक छोटा बच्चा जिसका नाम श्यामू था, एक रोज जैसे सुबह जगा उसने देखा घर में सभी लोग रो रहे हैं तथा उसकी माँ जमीन पर लेटी है तथा लोग उसको कपड़े से ढके हैं। जब लोग उसकी माँ को शमशान में जलाने के लिए ले जा रहे थे तो उसने बड़ा ही उत्पात मचाया और कहा कि मेरी माँ सो रही है, इस तरह आप लोग इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। ये टीचर ने व्याख्या किया। फिर व्याख्या करने के बाद एक विश्लेषणात्मक प्रश्न भी आपको करना है कि मैंने व्याख्या किया तो बच्चे ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं, बच्चे इधर उधर तो नहीं कर रहे थे। तो इसे आप बोधात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं या विश्लेषणात्मक पद भी, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता।
विश्लेषणात्मक प्रश्न मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने ऊपर भी बोधात्मक डाला है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग दिखे इसलिए। श्यामू की माँ को लोग कहाँ ले जा रहे थे? तो बच्चे देंगे उत्तर शमशान, यानी कि हमने जो व्याख्या किया बच्चे समझ गए। यहाँ पे आप विधि वाले कॉलम में लिख दीजिएगा प्रश्नीकरण विधि। तो ये देखिए, प्रथम अन्विति का जो आपने किया, सबसे पहले आपने आदर्श वाचन कराया, फिर इसके बाद आपने अनुकरण वाचन कराया, फिर आपने उच्चारण अभ्यास और काठिन्य निवारण करा दिया। काठिन्य निवारण करा दिया, ये काठिन्य निवारण ही आपका श्यामपट्ट कार्य भी रहेगा। श्यामपट्ट पे आपको हर काठिन्य निवारण को लिखना है। फिर इसके बाद आपने बोधात्मक प्रश्न पूछे। बोधात्मक प्रश्न में कुछ प्रश्नों का उत्तर बच्चा नहीं दे पाएगा, तो जिस प्रश्नों का उत्तर बच्चा नहीं दे पाएगा उसका आपने व्याख्या किया, और व्याख्या करने के बाद आपने विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे। विश्लेषणात्मक प्रश्न उसने बता दिया, यानी कि आपका वो खंड समाप्त हो गया। तो एक खंड के अंदर आपको इतना ही करना है। तो देखिए, इसके बाद हमने द्वितीय अन्विति लिया। भाई पार्ट 2 पेज का है, तो हम एक ही बार में तो पूरा पढ़ा नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा समझा समझा के पढ़ाएंगे, तब तो बच्चे को समझ में आएगा। तो हमने दूसरा खंड ले लिया। दूसरा खंड में भी हमने वही शुरू का 2 वर्ड ले लिया, लास्ट का 2-3 वर्ड ले लिया कि हम इतना से इतना पैराग्राफ द्वितीय खंड में पढ़ाने वाले हैं, यानी कि ये दूसरा पैरा की अब बात हो रही है। तो हम आदर्श वाचन वही सेम पहले की तरह करा देंगे और इधर भी सेम फिल कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अनुकरण वाचन भी सेम वैसे ही रहेगा। देखिए, मैं इसलिए आपको बार बार जोर दे रहा हूँ कि 3 से 4 खंड का पहला लेसन प्लान बनाइए, कि जब आप पहला लेसन प्लान रफ पे, कम से कम रफ पे चारों खंड का आप बनाइए। रफ पे आप अगर चारों खंड का लेसन प्लान एक ही में बना लेते हैं, एक लेसन प्लान में ही 4 खंड बनाते हैं, तो जो इसके अंग हैं ना लेसन प्लान के, आदर्श वाचन में क्या लिखना है, अनुकरण वाचन में क्या लिखना है, उच्चारण अभ्यास और काठिन्य निवारण कैसे करना है उसमें क्या लिखना होता है, फिर बोधात्मक प्रश्न कैसे पूछेंगे, फिर उसमें व्याख्या कैसे करेंगे, फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न कैसे पूछेंगे, इन चीज़ों का ना आपको रिवाइज हो जाएगा। भाई 4 खंड बनाएंगे, आप पूरा आपका 4 से 5 घंटा समय लग जाएगा। तो जब 4-5 घंटा आप एक लेसन प्लान पे समय देंगे ना, तो आप उसके अंग को अच्छे से समझ जाएंगे। फिर जब आप नेक्स्ट लेसन प्लान बनाएंगे दूसरा, तो बहुत आसानी से बना लेंगे, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। देखिए, मेरे को पूरा याद हो गया है। छात्र अध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित लय, गति, आरोह अवरोह भावों के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करेगा। छात्राध्यापक कतिपय छात्रों द्वारा उचित लय, गति, आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन कराएगा। तो सब मेरे को रटा गया है, याद हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया है। अगर मैं एक लेसन प्लान में एक ही खंड में बनाता तो मेरे को कुछ याद नहीं होता, क्योंकि एक खंड में जल्दी से समाप्त हो जाता, इसलिए मैंने 4 खंड लिया। भले मैं अपना जब असली लेसन प्लान बनाऊंगा फाइल में तो 2-2 खंड का बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो एक लेसन प्लान में मैंने 4 खंड लिया, ताकि चीज़ें रटा जाए, मेरे को मेरे दिमाग में एकदम बैठ जाए कि क्या होता है आदर्श वाचन, क्या होता है अनुकरण वाचन, क्या होता है उच्चारण अभ्यास, क्या होता है काठिन्य निवारण, और बोधात्मक प्रश्न क्या होता है। बोधात्मक प्रश्नों के द्वारा हम व्याख्या कैसे करेंगे, और फिर व्याख्या करने के बाद हम विश्लेषणात्मक प्रश्न कैसे करेंगे। तो इसलिए 4 खंड बनाइए, आपको भी वैसा ही हो जाएगा जैसे मेरे को हुआ है। फिर इसके बाद वही द्वितीय अन्विति में उच्चारण अभ्यास भी आपको सेम तरीके से लिखना है, जैसे कि आपने पहले में लिखा था। इसमें काठिन्य निवारण जब हम कराएंगे तो शब्द अर्थ में हम लिख देंगे अनमना का अर्थ उदास, खिन्न, उत्कंठित, उत्सुक, अधीर, प्रफुल्ल, खिला हुआ, प्रसन्न। श्यामपट्ट पे भी ये कार्य हम शब्द काठिन्य निवारण वाला लिख देंगे। फिर इसके बाद हमने कुछ द्वितीय अन्विति में भी हम बोध प्रश्न करेंगे। श्यामू ने पिता से क्या मांगा, बच्चे उत्तर बताएंगे पतंग। यहाँ पे प्रश्नीकरण विधि लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा श्यामू का साथी कौन था, बच्चे उत्तर देंगे सुखिया दासी का लड़का भोला। फिर तीसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे श्यामू ने भोला से क्या कहा, बच्चे समस्यात्मक प्रश्न बता। मतलब हमको शुरू के 2 प्रश्न सरल पूछने हैं जो बच्चे आसानी से बता लें। फिर तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा टाइप का पूछना है, ताकि बच्चे फंसे और हम व्याख्या करने का हमको मौका मिले। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एकदम सरल सरल पूछेंगे तो व्याख्या करने का मौका लड़का देगा ही नहीं आपको। और अगर कठिन भी बच्चा बता लेते हैं तब तो और अच्छा है, भाई आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, आप अनुकरण वाचन में ही बच्चों को सब समझा दे रहे हैं, अलग से व्याख्या करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 2 क्वेश्चन के बाद आप तीसरा क्वेश्चन बोधात्मक में पूछेंगे वो थोड़ा जटिल होना चाहिए, ताकि आपको व्याख्या करने का अपॉर्चुनिटी मिले। तो व्याख्या हम इसमें क्या करेंगे, श्यामू ने एक दिन आकाश में उड़ती हुई पतंग को देखा और प्रसन्न हो गया। व्याख्या जब आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पूछे हैं बस उसी का आंसर बता दे। व्याख्या आपको फिर विस्तार से करना है, शुरू से स्टार्ट करना है और एकदम लास्ट पे ले जाना है, ताकि बच्चे को कंक्लूजन मिले कि उस पैराग्राफ में क्या बोला गया है। एक एक पैरा जब आप समझा रहे हैं तो एक पैरा का पूरा आपको व्याख्या करना होगा। तो इसमें है श्यामू ने एक दिन आकाश में उड़ती हुई पतंग देखा और प्रसन्न हो गया।
और पिता से जाकर बोला कि काका मुझे एक पतंग लाकर दो। काका ने बोला ठीक है मंगा दूंगा और कहीं चले गए। पर श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्सुक था। वह अपनी इच्छा को रोक न सका और खूंटी पर उसके काका की कोट टंगी थी। उसने स्टूल पर चढ़कर कोट की जेबें टटोली और एक चवन्नी पा गया। चवन्नी लेकर उसने अपने साथी सुखिया दासी का लड़का भोला के पास गया और उसे चवन्नी देकर कहा अपनी दीदी से कहकर चुपके से एक पतंग और डोर मंगा दो और अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। तो क्वेश्चन का आंसर खाली क्या था इसमें, ये था कि उसने भोला से कहा कि अपनी दीदी से कहकर चुपके से एक पतंग और डोर मंगा दो और अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। यही आंसर था। लेकिन इस आंसर को हम सीधे सीधे नहीं बताएंगे, हम उस पैरा को स्टार्ट करेंगे जहाँ से पैरा स्टार्ट हुआ था और जहाँ पे अंत हुआ है, टोटल व्याख्या करेंगे। इसी को बोलते हैं कि हमने व्याख्या किया, ताकि लड़के को और कहीं पे नहीं समझ आया होगा तो वो भी उसका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो व्याख्या के नाम पे अपना टाइम मत बचाइएगा, अच्छे से आपको व्याख्या करना है पूरे पैरा का, कोई क्वेश्चन में यदि बच्चा फंस रहा है तो। फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछेंगे आप, जैसे पहले में पूछा था श्यामू ने भोला को पतंग लाने के लिए कितने पैसे दिए। बच्चे देंगे उत्तर चवन्नी, मतलब आपका व्याख्या सफल हो गया। और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रश्नीकरण विधि। देखिए कितने जल्दी में हमारा 2 अन्विति समाप्त हो गया, यानी 2 खंड हमने पढ़ा लिया। अब तृतीय अन्विति, तो इसीलिए लेसन प्लान आप अगर अच्छे से बनाए हैं तो आप एक दिन में पूरा पाठ भी खत्म कर सकते हैं। अगर लेसन प्लान को आप घुमा फिरा के बेढंग तरीके से बनाए हैं तो आप एक ही पाठ को 4 दिन में भी पढ़ाइएगा, कोई आपका समय बर्बाद होता रहेगा। हालांकि इसको 2 दिन में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन छोटा ही पाठ है, अगर चाहेंगे तो आप 1 दिन में भी पढ़ा सकते हैं। तो तृतीय अन्विति अब हमने चालू किया। तृतीय अन्विति में भी शुरू का हमने 2 वर्ड लिख दिया और लास्ट का 2-3 वर्ड लिख दिया। ये तीसरा पैरा अब हम पढ़ा रहे हैं। 2 पैरा हमने क्लास में पढ़ा चुका। अब तीसरा पैरा जब हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगा। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, कॉलम तीनों सेम लिखाएगा जो हमने पहला लिखा था। तो जब हम बार बार आप एक ही चीज़ को लिखिएगा तो आपको ये सब याद हो जाएगा कि आदर्श वाचन में क्या लिखते हैं, अनुकरण वाचन में क्या लिखते हैं, फिर विद्यार्थी कॉलम में क्या लिखते हैं, विधि श्यामपटकार में क्या लिखते हैं, सब याद हो जाएगा। जब आप असली फाइल बनाइएगा तो उसमें खाली प्रथम अन्विति में आदर्श वाचन का पूरा डिटेल में लिखिएगा, अनुकरण वाचन का पूरा डिटेल में लिखिएगा। बाकी जो द्वितीय अन्विति तृतीय अन्विति होगा खाली डैश डैश कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो फाइल होता है छोटा होता है, वो भर जाएगा। जो महाविद्यालय से आपको फाइल मिलता है वो भर जाएगा जब आप ऐसे डिटेल में बनाएंगे। तो अनुकरण वाला डैश डैश कर दीजिएगा, जो पहले में लिखा है वही दूसरे में भी लिखा है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, तो वो टीचर समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आप डिटेल में हमने अभी इसलिए लिखा है कि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते समय आप पूरा लिखिएगा डिटेल में ही, सारे अन्विति में, ताकि आदर्श वाचन अनुकरण वाचन के अंदर क्या लिखना है आपको चीज़ें याद हो जाएं। उच्चारण अभ्यास में भी हमने सेम लिख दिया है। काठिन्य निवारण में हम शब्द अर्थ करा देंगे। रहस्य राज श्यामपटकार में भी हम शब्द अर्थ को सेम पहले की तरह ही लिखेंगे। फिर इसके बाद गंभीर होना, सोच में पड़ना, लाख रुपए की बात, जरूरी बात, सुझाना, बताना, माया, मोह, प्रेम, श्यामपट में भी सारे शब्द अर्थ हम लिख दिए हैं। यहाँ पे छोटा छोटा लिखा है तो आप यहाँ वाले से देख लीजिएगा, काफ़ी छोटा है इसलिए एडजस्ट करना पड़ा। फिर बोधात्मक प्रश्न हम पूछ देंगे। श्यामू ने भोला से क्या रहस्य बताया। इस बार हम पहला ही जो क्वेश्चन पूछे वो कठिन पूछ दिए, ताकि हम डायरेक्ट व्याख्या पे आ जाएं। बाकी आप चाहेंगे तो सरल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने 2 पैरा में पहले से समय ले रखा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे भी मेरा समय बर्बाद हो। तो हम क्या किए, समय को बचाने के लिए पहला ही समस्यात्मक पूछ दिए, और बच्चे बताए भी तो अच्छे से नहीं बता पाए पूरा सही तरीके से। तो फिर हम व्याख्या करेंगे कि देखो हम बताते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा हम अच्छे से बताते हैं। सुनो, तुम लोग ध्यान से सुनो, ऐसे बोल के। श्यामू को ऐसा लगता था कि पतंग को मैं ऊपर राम के यहाँ भेज सकता हूँ, क्योंकि पतंग हवा से ऊपर उड़ता है, और पतंग को मैं ऊपर राम के पास भेजूंगा तो काकी इसे पकड़कर नीचे आ सकती है। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर काकी लिख देता। यही रहस्य श्यामू ने भोला को बताया। भोला को जब ये बात पता चला कि श्यामू पतंग क्यों ऊपर भेज रहा है तो भोला बोला, श्यामू बात तो अच्छी है, तुम काकी को पतंग भेजकर नीचे बुलाना चाहते हो, पर मुझे इस बात का डर है कि पतंग की डोर पतली है, इसे पकड़ के यदि काकी उतरेगी तो डोर टूट जाएगी और काकी नहीं उतर पाएगी। अगर मोटी रस्सी मिल जाए तो सब सही हो सकता है। तो ये मैंने व्याख्या कर दिया, और अभी और व्याख्या है।
श्यामू सोचने लगा, उसे लगा भोला ठीक कह रहा है, यदि मोटी रस्सी रहेगी तो काकी नीचे उतर सकती है, पर मोटी रस्सी कैसे आएगी? मेरे पास तो मोटी रस्सी को मंगाने का पैसा नहीं है, और घर में जो लोग हैं काकी को बिना दया मोह के जला आए हैं। अगर मैं उनसे पैसे मांगता हूँ तो वो मुझे एक भी पैसा नहीं देंगे। यही सोचकर श्यामू को उस दिन चिंता होने लगा और उसे नींद तक नहीं आई। तो देख सकते हैं कि व्याख्या मैंने कितना विस्तार से किया है ताकि बच्चे को अच्छा समझ आ जाए। व्याख्या के नाम पे मैंने समय नहीं बचाया है और भागा नहीं है, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे समझाना है, हमारी शिक्षण अच्छी हो। तो भैया व्याख्या आप एकदम सरल शब्दों में कीजिएगा, भले थोड़ा लंबा हो। विश्लेषण प्रश्न हमने पूछा, श्यामू पतंग को कहाँ भेजने वाला था? ऊपर राम के पास भेजने वाला था, बच्चों ने बता दिया, शिक्षण हमारी सफल हुई यहाँ पे। भोला ने श्यामू को लाख रुपए की बात क्या बताई? भोला ने एक श्यामू को लाख रुपए की बात बताई थी, क्या बताई थी? बच्चे उत्तर देंगे, भोला ने श्यामू से कहा मोटी रस्सी रहेगी तो काकी नीचे उतर सकती है, पतली रस्सी से नहीं उतर पाएगी क्योंकि वो टूट सकती है। उसने बताया कि मोटी रस्सी यदि रहेगी तो काकी जो है ना उसको पकड़ के नीचे उतर सकती है, अगर पतली रस्सी रहेगी तो काकी जब पतली रस्सी पकड़ के उतरेगी तो वो टूट सकती है। बच्चों का आप समझ रहे हैं ना, कहानी को पढ़िएगा तो आपको सारा समझ आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने इस लेसन प्लान का लास्ट अनुवृत्ति, अब इसमें पाठ खत्म हो जाएगा इस अनुवृत्ति में हमारा। तो अब देखिए इसमें हम कैसे कर रहे हैं। तो इसमें जो है वही हम शुरू का 2 वर्ड लिख देंगे पैरा का, और लास्ट पैरा के लास्ट का 2-3 वर्ड लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आदर्श वाचन डैश डैश मैंने कर दिया है, अनुकरण वाचन डैश डैश, उच्चारण अभ्यास भी डैश डैश, पहले की तरह ही मतलब ये रहेगा। आप जब असली फाइल में भी लिखिएगा तो डैश डैश ही करिएगा, पूरा डिटेल सिर्फ आप पहले अनुवृत्ति में लिखिएगा। अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, उच्चारण अभ्यास, ये सब पहले अनुवृत्ति में, बाकी में डैश डैश से कर दीजिएगा क्योंकि फाइल छोटा होता है, आपका पेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको पाठ भी तो समाप्त करना है। काठिन्य निवारण के शब्द अर्थ आपको हर अनुवृत्ति में लिखना है, क्योंकि शब्द अर्थ आपका बोर्ड पे भी लिखाएगा, पाठ को बच्चा उसी से समझता है। शब्द अर्थ इसमें क्या है? उग्र रूप, प्रचंड रूप, मुखबिर, भेदिया, भेद देने वाला, हतबुद्धि, बेसुध, घबराया हुआ। इधर भी आप श्यामपट्ट कार्य लिख देंगे। फिर इसके बाद आप बोध प्रश्न करेंगे चतुर्थ अनुवृत्ति में, श्यामू ने भोला से कितनी रस्सी मंगाई? बच्चे देंगे उत्तर 2 रस्सियाँ। यहाँ पे लिख देंगे आप प्रश्नीकरण विधि। इस कहानी में मुखबिर कौन निकला? बच्चे देंगे उत्तर भोला। फिर इसके बाद आप तीसरा समस्यात्मक क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप व्याख्या करें और पाठ को समाप्त करें। श्यामू के पिता विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हुए? बच्चे समस्यात्मक प्रश्न, आप बताएंगे भी तो एकदम अच्छा से नहीं बता पाएंगे, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, अच्छा बताया तुम, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो। व्याख्या करना मतलब कैसे भी कीजिए, बच्चा बता रहा है तो भी आप उसको कीजिए इधर उधर बोल के, क्योंकि वो पूरे अच्छे से हो सकता है और बच्चे न समझे हों, वो तो बता दिया लेकिन बाकी के बच्चे न समझे, तो इसलिए आपको व्याख्या करना है बोधात्मक प्रश्न के बाद। श्यामू के पिता को जब यह बात पता चली कि श्यामू पतंग को राम के पास भेजकर काकी को नीचे उतारना चाहता है और उस पतंग पे एक कागज चिपका कर उस पर काकी भी लिखा है ताकि पतंग ठीक काकी के पास ही पहुँचे, बच्चे की इस कार्य से वे माँ के प्रति गहरे प्रेम को महसूस करने लगे। उसके पिताजी कि एक अबोध बालक अपनी माँ से किस सीमा तक प्यार करता है, इसलिए वो हतबुद्धि हो गया। यानी क्वेश्चन का आंसर ये था कि बच्चे के प्रेम को देखकर कि बच्चा अपने माँ से किस हद तक प्यार कर रहा है, किस सीमा तक प्यार कर रहा है, जो उसके पिता थे, श्यामू के पिता जो थे वो दंग रह गए। क्या हो गए? दंग रह गए कि वाओ, बच्चा मतलब कितना अपने माँ से प्रेम करता है, पतंग ऊपर भेजकर अपने माँ को नीचे उतारना चाहता है। पतंग आसमान में ऊपर उड़ता है तो वो लड़का मतलब सोच रहा है, भाई लड़के का दिमाग थोड़ी होता है, वो सोच रहा है पतंग ऊपर भेजेंगे तो उसमें एक डोर होता है, तो वो डोर पकड़ के हमारी काकी नीचे उतर जाएगी, लेकिन उसकी काकी मर गई होती है। तो उसके पिता लोग उसको ठगे होते हैं कि भाई तुम्हारी काकी राम के पास गई है, तो वो सोचता है कि ऊपर हम पतंग भेज के राम के पास से काकी को बुला लेंगे। तो बच्चे की इस सृजनात्मकता को देखकर पिताजी उसके दंग रह जाते हैं। तो यही कहानी का भाव भी है कि एक जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ से किस हद तक प्रेम करता है और प्रेम में अंधा होकर वो क्या क्या करता है, ये चीज़, क्योंकि बच्चा नादान होता है, अबोध होता है। फिर यहाँ पे विश्लेषणात्मक प्रश्न हम व्याख्या के बाद कर देंगे। श्यामू ने पतंग पर चिपके कागज में क्या लिखवाया था? तो उस पर काकी लिखवाया था, बच्चे बता देंगे। फिर इसके बाद हमारी शिक्षण सफल हो जाएगी। यहाँ पे हम प्रश्नीकरण विधि लिख देंगे। फिर इसके बाद लास्ट में आपको इतना मान लीजिए कि आप सारे खंड समाप्त कर लिए
तो आप मौन वाचन भी करा सकते हैं कि बच्चों अब थोड़ा-सा आप लोग अपने से पढ़ो किताब में कहानी को एक बार जल्दी-जल्दी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो बच्चे मौन वाचन करेंगे, अपना मन-मन में किताब को पढ़ लेंगे 5 मिनट या 2 मिनट जितना भी समय, फिर इसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। श्यामू की माँ कहाँ लेटी थी? श्यामू ने लोगों से क्या कहा? छोटे-छोटे प्रश्न 2 या 3 कर सकते हैं। इतना आप पढ़ाए हैं पूरा पाठ तो कोई ना कोई लड़का इसका उत्तर आपको बता ही देगा, तो आपकी टीचिंग जो है सक्सेस मानी जाएगी। फिर इसके बाद आप गृह कार्य दे देंगे। इस कहानी से आप सभी को क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में लिख कर आना है, ताकि बच्चे कल लाएँ और उनका जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाए। और जब आप उनसे मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे और गृह कार्य जब आप लिखवाने लगेंगे, तो उनकी नोट कॉपी भी चेक करेंगे कि उन्होंने जो शब्दार्थ आपने श्यामपट्ट पे लिखवाया था, उसको कॉपी में उतारा है कि नहीं उतारा है, और गृह कार्य को भी कॉपी में उतारा है कि नहीं उतारा है, घूम-घूम के निरीक्षण कर लेंगे। तो इस प्रकार आपका जो लेसन प्लान है एक समाप्त हो जाएगा। लास्ट में आप कॉलम डाल देंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। कुछ जगह पे छात्राध्यापक हस्ताक्षर डलाता है, कुछ जगह पे लोग नहीं डालते हैं, तो अपने महाविद्यालय का क्या नियम है आप पता कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो पर्यवेक्षक हस्ताक्षर होगा एक साइन करेगा और आपकी उस दिन की टीचिंग सक्सेस हो जाएगी। एक दिन आपका टीचिंग खत्म हो जाएगा, एक लेसन प्लान आपका ओके हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो में कहीं पे भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो ये पीडीएफ भी मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और आपको पर्सनली आपको कहीं पे कुछ भी समझ नहीं आता है लेसन प्लान में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करेंगे और आप मुझे कॉल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको लेसन प्लान में कहीं पे भी दिक्कत ना आए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि जितने भी बीएड के छात्राध्यापक हैं वो लेसन प्लान एकदम बेहतरीन तरीके से बनाना सीखें अपने पेडागोजी सब्जेक्ट में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा।